साथियों, आज का जो यह दिन है, यह इस विभाग के स्थापना दिवस होने के कारण मैं मानता हूं कि छोटा दिन नहीं है, बल्कि बड़ा दिन है। और यह दिन हमें इस बात के लिए इंस्पायर करता है कि हम अतीत के अपने कार्यों का आकलन करें और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट हमारी आर्म्ड फोर्सेस और एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की गई फाइनेंशियल एडवाइस और आपके द्वारा किया गया ऑडिट, अकाउंटिंग और बजट मैनेजमेंट एक तरफ तो डिफेंस सर्विसेज की फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग ऑपरेशनल रेडीनेस को भी इंश्योर करते हैं। जाहिर सी बात है, सारी चीजें करते हुए इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना भी ये बहुत ही आवश्यक होता है। और इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ी एनेबलर की भूमिका निभा सकती है। साथियों, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी मॉडर्न अप्रोच को अपनाने में हमेशा ही अपनी तरफ से तत्परता दिखाई है। और जैसा मुझे बताया गया है कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ई रक्षा आवास परियोजना का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है और इसके अलावा निधि 1.0 और निधि 2.0 में अपग्रेड कर दिया गया है और टुलिप 1.0 को टुलिप 2.0 में अपग्रेड का प्रोसेस चल रहा है और मैं मानता हूं कि यदि प्रोसेस चल रहा है तो यह भी शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। विभाग द्वारा ज्ञान साथी नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट भी इन हाउस ही डेवलप किया गया है जिससे डॉक्यूमेंट्स की सटीक जानकारी मिलेगी। और आपके डीजी ने भी अभी अपने संबोधन में भी बतलाया है। इन तमाम प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स के लिए मैं डीएडी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं किसी भी राष्ट्र की फाइनेंशियल फाउंडेशन कितनी मजबूत है, उससे उस राष्ट्र की मजबूती दिखती है। फाइनेंस किसी भी देश की जीवन रेखा होती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का संचार निरंतर बना रहना चाहिए, उसी प्रकार राष्ट्र की गवर्नेंस और उसकी डिफेंस मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए फाइनेंशियल फ्लो भी उतना ही अनिवार्य है। और रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में इस फाइनेंशियल फ्लो को बनाए रखने का काम यदि किसी के द्वारा किया जा रहा है तो आप सबके द्वारा किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि कल तक यानी 30 सितंबर तक कैपिटल बजट का 50% एक्सपेंडिचर बुक कर लिया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज और आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से यह एक अच्छा शाइन है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस बजट की 100% यूटिलाइजेशन आप लोगों ने इंश्योर किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी आप लोग पूरी कुशलता के साथ यह काम भी पूरा करेंगे। साथियों, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हुए, आप सबको जानकारी है, सारे देश को जानकारी है, जीएसटी रेट को इम्प्रोवाइज किया है, उसमें रिवीजन किया है, जिसका प्रोक्योरमेंट पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ना तय है और यह हमारे लिए अच्छी बात है। चीजों के रेट्स कम होने से अधिक प्रोक्योरमेंट संभव हो सकेगा और आप लोग सभी सर्विसेज और एक्विजिशन विंग के साथ मिलकर यह इंश्योर करिए कि इस रिफॉर्म के बाद जो भी एक्स्ट्रा राशि हमारे पास बचती है उसका अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकें। साथियों, डीएडी एक अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ
राष्ट्र की इकोनॉमिक साइकिल को सुचारू रूप से बनाए रखने वाला एक ऐसा इनेबलर है जो ये इंश्योर करता है कि बजट एलोकेशन से लेकर फाइनल एक्सपेंडिचर तक हर प्रक्रिया स्टेबल और ट्रांसपेरेंट हो। फाइनेंस और नेशनल सिक्योरिटी का आपस में आप सब जानते हैं बहुत ही गहरा संबंध है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिना किसी भी सैन्य शक्ति को सस्टेन नहीं किया जा सकता है। चाहे हमारी सेना कितनी भी सक्षम क्यों न हो, यदि समय पर उनके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो उनकी क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। डीएडी वह अदृश्य सेतु है। डीएडी वह अदृश्य सेतु है जो फाइनेंस और फोर्स दोनों को जोड़ता है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी को आगे भी इसी कमिटमेंट के साथ निभाते रहेंगे तथा इस डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ राष्ट्र की सेवा आप सबके द्वारा की जाती रहेगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमारी सेनाओं ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक विजय हासिल की है और हमने अपनी सेनाओं का शौर्य देखा, उनका पराक्रम देखा। लेकिन हमारी सेनाओं के शौर्य के पीछे जो पावर्स होती है उसमें डीएडी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। पीस टाइम में तो पेंशन्स और वेलफेयर स्कीम में आपकी भूमिका तो रहती ही है, लेकिन वार टाइम में आप लोग रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन में तथा वार प्रिपेयर्डनेस में जो भूमिका निभाते हैं उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जहां तक मुझे याद है कि मैं लगभग हर वर्ष आपके स्थापना दिवस पर आप सबके बीच आता रहता हूं। जब से रक्षा मंत्री हूं तब से आ तो रहा हूं ना। आप सबसे मुलाकात भी होती है और आप सबसे थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है और मेरा यह प्रयास रहता है जब भी मैं आपसे मिलूं तो आपके विचारों को सुनूं और कुछ अपने विचार भी आप सबके सामने यहां रखूं। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछले वर्षों में भी कई परफॉर्मेंस ऑडिट की बात की है, कभी मार्केट इंटेलिजेंस की बात की है और कभी फेसलेस ट्रांजैक्शंस की भी बात की है, तो कभी इससे आगे बढ़कर हमारे डिफेंस बजट को इकोनॉमिक्स के एक ब्रांच के रूप में स्टडी करने की भी बात कही है। और मैं जानता हूं कि इनमें से कई सुझावों पर आप सबने काम किया भी है और कई सुझावों पर आप काम कर भी रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आपसे आज कुछ और बातें भी करना चाहूंगा और साथ ही ये चाहूंगा भी कि जहां तक संभव हो आप उन सुझावों के ऊपर विचार करें। विचार करने के लिए मैं कह रहा हूं, उचित लगे तो आगे बढ़िए। साथियों, जिस तरह से हमारे आसपास चीजें बदल रही हैं उसे देखते हुए रक्षा के क्षेत्र में हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए रक्षा बजट का भी लगातार विस्तार हो रहा है। आज प्रतिवर्ष चाहे वो एक्विजिशन का बजट हो या फिर सस्टेनेंस का हो या फिर पे, अलाउंसेज और पेंशन्स का, इन सब में हमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जाहिर सी बात है यह बढ़ोतरी आगे भी जारी रहने वाली है। इसके साथ ही यह भी स्वाभाविक है कि जब हमारा बजट बढ़ेगा तो आपका काम भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपके द्वारा नहीं सोचा जाना चाहिए बजट न बढ़े। बजट बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा और वो अपने आप में एक चुनौती है। इस चुनौती के अलावा रक्षा मंत्रालय में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो नए बदलाव आ रहे हैं, जो डिफेंस अकाउंट से रिलेटेड हैं, वह बदलाव भी आपके सामने एक चुनौती की तरह खड़े हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको यहां देना चाहूंगा। बीते वर्षों में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है वह अपने आप में बड़ा अनसर्टेन होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। कई बार आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका डायरेक्ट रिटर्न
आपको मिल जाता है और कई बार उसका रिटर्न नहीं मिलता है। यह बातें सिर्फ डिफेंस सेक्टर पर ही लागू नहीं होती, बल्कि किसी भी क्षेत्र पर ही लागू नहीं होती, बल्कि किसी भी क्षेत्र में आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उसका क्या रिटर्न आपको मिलेगा, यह बिल्कुल अनसर्टेन है। लगभग अनसर्टेन नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं बिल्कुल अनसर्टेन है। कहा नहीं जा सकता क्या होगा। दूसरी तरफ जिस तरह से मॉडर्न वारफेयर आज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता जा रहा है, यह अविश्वसनीय है। आज के युद्ध में नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी ने बड़े स्तर पर एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप में काम किया है। यह हमारे लिए भी एक कंसर्निंग सिचुएशन पैदा कर सकती है, क्योंकि यह तो जाहिर सी बात है, आज के टाइम पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस वारफेयर में यूज हो रही है वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ही बेस्ड है और वर्षों की रिसर्च के बाद उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया है। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता और हमारे यहां भी स्थितियां ऐसी ही हैं। आईडेक्स हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड हो या फिर डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स हो, इन सबके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए ही डेडिकेटेड रूप से काम कर रहे हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि आज के समय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो नीड है उसको देखते हुए डीएडी के पास एक बड़ा चैलेंज यह है कि किस प्रकार से वह बजटरी इक्वेशन को बरकरार रखते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग को भी फैसिलिटेट करे। वैसे तो आप सब इस दिशा में पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब यह समय की मांग है कि हम भारत में एक ऐसा इनोवेटिव इकोसिस्टम तैयार करें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी को हमारे डिफेंस सेक्टर में बढ़ावा दे। और मेरा मानना है कि एज ए कस्टोडियन ऑफ डिफेंस बजट आप सभी का रोल बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने की दिशा में जरूर विचार विमर्श करें। साथियों, अभी कल ही मैंने ट्राई सर्विसेज सेमिनार में 3 सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को लेकर हमारी सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की है। आज मैं डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के इस महत्वपूर्ण इवेंट में आप सबके बीच यहां मौजूद हूं, तो ज्वाइंटनेस को लेकर मैं आप लोगों के सामने भी अब कुछ अपेक्षाएं हैं, हमारी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैं रखना चाहता हूं। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी पहुंच तीनों सर्विसेज के फील्ड लेवल फॉर्मेशन से लेकर हेडक्वार्टर्स लेवल तक है। तीनों सेनाओं की रिक्वायरमेंट्स को आप भली भांति समझते हैं। ऐसे में आप लोग इस बात पर विचार करिए कि जब हमारी तीनों सेनाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की क्या भूमिका हो सकती है। और इसके लिए आप सभी हमारी सर्विसेज के साथ बैठकर विचार विमर्श करें और यह देखें कि आप लोग ट्राई सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं। यह हमारी ट्राई सर्विसेज के ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन में अच्छे रिजल्ट दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक है और इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में जरूरतें बहुत तेजी से बदलती हैं और नई जरूरतें भी पैदा होती हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट, चाहे वह कैपिटल प्रोक्योरमेंट हो या रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट हो, वह तेजी से होना चाहिए। और मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर कई सारी मीटिंग्स भी की हैं और नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 को भी लॉन्च किया गया है। और यह रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट में तेजी लाने के साथ साथ आत्मनिर्भरता और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगा। साथियों, इसी तरह से कैपिटल प्रोक्योरमेंट में भी तेजी लाने के लिए डीएपी रिव्यू का कार्य तेजी से चल रहा है और कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट में रिवीजन करने से प्रोक्योरमेंट में तेजी नहीं आएगी।
इन हम सभी को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। और यह सब बातें मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय में हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जरूरत पड़ी है। ऐसे में आप लोग यह देखें और जहां जरूरत हो सर्विसेज और एक्विजिशन विंग के साथ बैठकर विचार विमर्श भी करें और प्रोविजंस को इस प्रकार स्ट्रीमलाइन करें कि आने वाले समय में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जरूरत ही न पड़े। क्या हो सकता है, आप लोग विचार करिए। मैंने एक विषय आपके सामने रख दिया। साथियों, एक और बात मैं यहां कहना चाहूंगा। मेरे सुझाव पर सीजीडीए ने 2 मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जारी किए। इन रिपोर्ट्स में जेम प्रोक्योरमेंट्स के बेस पर रक्षा बजट के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है और एक अच्छी शुरुआत है। मेरा मानना है कि संपूर्णा के लागू होने के बाद यह आर्थिक विश्लेषण और भी व्यापक और रियल टाइम बेसिस पर एक ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए किया जाएगा। और हाल ही में हुई कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया था। उसमें डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में डीएडी को एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तरह खुद ही स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया था। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सीजीडीए रक्षा बजट से जुड़े डिफेंस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित सेक्टोरल रिपोर्ट तैयार करे जिसे भारत के इकोनॉमिक सर्वे में शामिल किया जा सके। साथियों, चूंकि डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स बनाने का विजन डॉक्यूमेंट पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सीजीडीए इसका एक पूरी एक्शन प्लान भी तैयार करें ताकि इस विजन डॉक्यूमेंट को सही मायनों में लागू किया जा सके। और साथियों, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही फाइनेंशियल रूल्स को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आप यह भी देखें कि वे फाइनेंशियल रूल्स कहां अप्लाई होते हैं, किन सोल्जर्स के लिए अप्लाई होते हैं और किस बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए अप्लाई होते हैं। वहां पर भी यदि ग्राउंड पर जाकर आप चीजों को देखें कि हमारे सोल्जर्स कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इससे आपको अपनी फाइनेंशियल एडवाइस देते समय ग्राउंड सिचुएशन और मार्केट एनवायरनमेंट की भी अवेयरनेस रहेगी और साथ ही आपको फाइनेंशियल वर्क का इंपैक्ट और ज्यादा रहेगा। साथियों, मैं भली भांति जानता हूं कि आप सभी जिस क्षेत्र में यहां काम कर रहे हैं वह बड़ा कॉम्प्लेक्स है और आपका कार्य एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सीधे सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारे सैनिकों के मनोबल से जुड़ा हुआ है। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब आपको एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना पड़ता है। एक और आपको फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन का सख्ती से पालन करना होता है और यह आवश्यक भी है क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति का हर एक पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना मैं समझता हूं कि हम सभी की जिम्मेदारी भी है और हम सभी की जवाबदेही भी है। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशनल रेडीनेस यानी हमारी सेनाओं की तत्परता और उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी यह दोनों बातें कंट्राडिक्टरी लगती हैं। कई बार यह लग सकता है कि रूल्स और जिम्मेदारियों के बीच टकराव हो रहा है, लेकिन साथियों मेरा अपना अनुभव यही कहता है कि यह कंट्राडिक्शन केवल ऊपरी तौर पर दिखने वाला भ्रम है। यदि हम सही सोच और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, नियमों का पालन करते हुए भी हमारी सेनाओं की आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सकता है। यही बैलेंस हमारे कार्य का सबसे, मैं मानता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जब यह संतुलन साध लिया जाता है तब चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, हम उसे न केवल पार कर सकते हैं बल्कि उससे और भी मजबूत बनकर हम निकल सकते हैं। साथियों, जब हम किसी भी पद पर होते हैं, चाहे वो पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता,
चाहे पद जैसा भी हो। वैसा मैं कोई बड़े पद पर नहीं हूं, एक दायित्व मैं निभा रहा हूं, एक दायित्व आप निभा रहे हैं, बहुत सारे दायित्व ये निभा रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और हमें अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब हम अपने दायित्व को निभाते हैं। कभी कभी रिसोर्सेस की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है, कभी अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी ह्यूमन एरर्स, तो कभी कभी एक्सटर्नल प्रेशर भी, यह सभी जीवन का यह हिस्सा है, हमें यह भी मानना चाहिए। मैं स्वयं सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से काम कर रहा हूं और इस दौरान मैंने कई सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, कभी संगठन में तो कभी सरकार में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। मेरे इतने लंबे अनुभव की समरी यही है कि कठिनाइयां और चुनौतियां यह जीवन का हिस्सा है, जीवन का अंग है। चुनौतियों से भागना या उन्हें टालना किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तब होता है जब हम चुनौती का सामना सीना तान कर करें। और एक समय ऐसा ही बड़ा चैलेंज, मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मंत्री था, शिक्षा मंत्री, तब मेरे सामने आया। चारों तरफ से हताशा ही हताशा दिख रही थी, फिर भी मित्रों मेरे घुटना नहीं टेका। और यह तभी संभव है जब यह स्पष्ट है कि हमारा आंतरिक लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल क्या है। यह मालूम है कि हम किस लिए अपना काम कर रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बड़े से बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे नहीं रोक सकता है। यदि हमारा अंतिम लक्ष्य राष्ट्र की सेवा और देशवासियों के कल्याण से जुड़ा हो तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती है। और आप सबको भी यह लक्ष्य सामने रखकर बिल्कुल फर्म होना चाहिए। साथियों, हम सबको अपने मन में यह बात बहुत स्पष्ट रखनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वह केवल काम करने के लिए काम न हो, यह केवल एक ड्यूटी या प्रोफेशन न हो, यह हमारे लिए सेवा हो, साधना हो। और सेवा और साधना जो होती है वह केवल इंसान की ही सेवा नहीं होती है, वो परमात्मा की भी सेवा होती है। हमें यह समझना होगा कि हमारा हर डिसीजन सीधे सीधे हमारे जवानों की सुरक्षा, उनके मनोबल और हमारे राष्ट्र की शक्ति से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर यह भावना तो है ही कि आप राष्ट्र उत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं और आप राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे भी रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह भावना केवल एक सडन मोटिवेशन के रूप में न रहे, बल्कि आपके अंदर स्थायी रूप से इसे इनकलकेट करिए, चित्त में बैठाइए। कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार यह भावना कुछ डाइल्यूट भी हो जाती है, हर इंसान की होती है, मैंने ऐसा नहीं कि आपके साथ ही होती है। साथियों, आखिर में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी सेनाओं के साथ साथ उन लोगों की निष्ठा में भी होती है जो पर्दे के पीछे रखकर उस सेना को मजबूत करते हैं। और आप लोग ये काम कर रहे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारियां और आप लोगों का इंपॉर्टेंस दोनों ही बहुत ज्यादा है। आपका काम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आपका काम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का काम है। आपके भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि आप सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कल के भारत को गढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और जो भी सुझाव मेरे द्वारा संभव हो सकता है वो आप सबको दिए हैं, आप निश्चित रूप से विचार विमर्श करेंगे और जितना हो सकता है कोशिश करेंगे उस दिशा में आगे बढ़ें।